ठीक है। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण, हाँ ना, ये टॉपिक है हमारा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण। आइंस्टीन ने यह बताया कि ऊर्जा तथा द्रव्यमान एक दूसरे के समतुल्य है। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं, अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही आइंस्टीन का ऊर्जा समतुल्यता कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद उसने एक इक्वेशन निकाला, E=mc², ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच एक संबंध बताने वाला समीकरण बताया जिसको E=mc² के रूप में लिखा जाता है। इसे ही हम कहते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण। यानी E ऊर्जा को आप द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं और m द्रव्यमान को आप ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले परिभाषा लिखे कि ऊर्जा संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, आइंस्टीन ने यह बताया है कि ऊर्जा तथा द्रव्यमान एक दूसरे के समतुल्य हैं, अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है तथा इन दोनों के बीच में E=mc² का संबंध होता है। इसे ही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण कहते हैं तथा इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बस ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद इसकी उपपत्ति बनानी है, यानी इसको निगमित करना है E=mc² को। तो एक थ्योरी आप लोग को लिखनी पड़ेगी, ये लिखना पड़ेगा कि माना कि m द्रव्यमान का एक कण है, माना कि m द्रव्यमान का एक कण है जिस पर F बल लगाने पर, माना m द्रव्यमान का एक कण है जिस पर F बल लगाया जाता है। F बल लगाने के बाद ये dx दूरी तय करता है तथा इसका वेग v हो जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, m द्रव्यमान का एक कण है जिस पर F बल लगाया जाता है जिसके कारण ये dx दूरी विस्थापित हो जाता है तथा v वेग को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो बल लगाने पर क्या क्यों हुआ, उसने वेग को प्राप्त कर लिया, यानी बल लगाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई। तो यही निकाला गया है गतिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा में वृद्धि को d से दिए हैं, k से गतिज ऊर्जा को देते हैं, तो d उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि यानी क्या है, ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है या कार्य ऊर्जा का ही एक रूप है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि आपने जो F बल लगाया उसके द्वारा कुछ कार्य किया गया। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी। तो F आपका बल हो गया और दूरी कितनी तय कर रहे हैं, dx दूरी वो विस्थापित हो रहे हैं, तो F.dx। फिर से बोल रहा हूँ, गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकाल रहे हैं, d के निकाल रहे हैं, और ये वृद्धि किस कारण है, F बल लगाने पर किया गया कार्य dw के कारण है। तो dw बराबर होता है F.dx। ठीक है। अब F क्या होता है, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से F=dp/dt होता है। वही किया है, F=dp/dt, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ठीक है। तो F=dp/dt और इंटू dx, ये जो साथ में चलते आ रहे हैं। अब P बराबर क्या होता है, रेखीय संवेग बराबर क्या होता है, P का सूत्र होता है mv। तो सिर्फ P की जगह हमने क्या रख दिया, mv कर दिया, तो d/dt P की जगह पे mv हो गया इंटू dx हो गया। क्लियर। अब m और v का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे दो टर्म में बात के, एक बार m को कांस्टेंट बनाना और v का करना, एक बार v को कांस्टेंट बनाना और m का करना और dx को dx रहने देना। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा m हो जाएगा फर्स्ट dv/dt, m कांस्टेंट बना देना, v का अवकलन करना dv/dt हो जाएगा और साथ में dx को रख देना पीछे। उसी प्रकार क्या करना, v को कांस्टेंट बना के आगे कर लेना और m का करना, तो v आगे हो जाएगा dm/dt इंटू dx हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है। अब देखना क्या आ रहा है हमारा, जो ये dx/dt आ रहा है ना, dx/dt। तो dx/dt हम क्या पता है हमको क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल बराबर क्या होता है, वेग होता है, v होता है। तो ये क्या हो, ये वाला टर्म v हो जाएगा, तो m इंटू वी इंटू डी वी हो जाएगा, mv dv हो जाएगा। और ये क्या हो गया तुम्हारा v है और dm/dt है, तो फिर से dx/dt क्या बना दिया, v बना दिया। तो ये v और इधर का जो v आ रहा है v इंटू v स्क्वायर हो जाएगा और ये dm हो जाएगा। क्लियर। तो ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि तुम्हारा कितना निकल रहा है, समीकरण 1 dk=mv/dv+v² dm आ रहा है। ये तुम्हारा समीकरण 1 है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। इसका मान निकालने के लिए हम एक दूसरा समीकरण यूज करते हैं। आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार हम लोग जानते हैं कि अगर किसी कण का विराम द्रव्यमान m0 है और वो बहुत ही तेज आपेक्षिकीय वेग यानी c के तुलनीय वेग में गति कर रहा है, तो उसका द्रव्यमान हमको m प्रतीत होता है। ये विराम द्रव्यमान बोलते हैं और इसको गतिक द्रव्यमान बोलते हैं। और गतिक द्रव्यमान और विराम द्रव्यमान में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, m = m0। m0 यानी जब वो स्थिर है तब उसका द्रव्यमान कितना है,
m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर इक्वल टू एम। और ये m क्या है, जब वो v वेग से चल रहा है तब उसका वेग कितना है। अब इसमें ट्रांसफर हम लोग करेंगे, ट्रांसफर अगर करके हम क्या लाएंगे, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम लाएंगे, इसमें इक्वेशन में आएगा और उस मान को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा हो गया, ये इक्वेशन समीकरण एक आया। अब इसका मान निकालना है, क्योंकि इसके आगे हम लोग हल नहीं कर पा रहे थे, तो हम क्या किए, हम जानते हैं कि एक फार्मूले के बारे में कि m इज इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, अभी इसको एक्सप्लेन किया हूँ मैं। ठीक है, अब तो क्या करना, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये m0 स्क्वायर हो जाएगा, बाई अंडर रूट इसका हट जाएगा, फिर इसको ट्रांसफर करके इधर ले जाना, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर इसका इंटू इसमें, क्योंकि वर्ग हो चुका है इसलिए रूट हट गया है, इज इक्वल टू m0 का वर्ग हो जाएगा, हुआ। अब क्या करना, ये यहाँ एलसीएम ले लेना, तो ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटे पूरे का बटे में सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इधर ट्रांसफर कर देना, एलसीएम करने के बाद गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर था बटे का सी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हमको ना इसी से लाना है, इससे हम क्या करें कि एम वी डी वी आ जाए और वी स्क्वायर डी एम आ जाए, तो इसका जब आंशिक अवकलन करोगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आंशिक अवकलन करने पर अब देखो सी क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है, कांस्टेंट होता है, सिर्फ एम स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा, तो इसका एम स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, तो ये एम स्क्वायर का 2m हो गया, और किसके सापेक्ष कर रहे हो, m के सापेक्ष कर रहे हो, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, तो 2m सी स्क्वायर डी एम हो जाएगा फर्स्ट का। अब सेकंड में देखो, न तो m कांस्टेंट है न तो v कांस्टेंट है, m0 कांस्टेंट होता है और c कांस्टेंट होता है, लेकिन m और v कांस्टेंट नहीं है, तो इसके क्या करोगे, एक बार m के सापेक्ष करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, m स्क्वायर का 2m हो जाएगा, और m के सापेक्ष कर रहे हो इसलिए v स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आंशिक अवकलन कर रहे हो, v स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, और 2m v स्क्वायर dm हो जाएगा, क्योंकि m के सापेक्ष कर रहे हो। अब इसी पद को v के सापेक्ष करोगे तो m स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, v स्क्वायर का 2v हो जाएगा और dv हो जाएगा, तो माइनस 2m स्क्वायर v dv इज इक्वल टू 0, क्योंकि m0 कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है, तो RHS का जब आंशिक अवकलन करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, 2 कैंसिल हो रहे हैं, 2 कैंसिल हो रहे हैं, 2 कैंसिल हो रहे हैं, है ना, और क्या कैंसिल हो रहा है, एम वी डी वी, है ना, एम एम शायद क्या था, इसमें से एक m कैंसिल हो रहा है, एक m कैंसिल हो रहा है, इसमें स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, जब ट्रांसफर करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एम वी डी वी आ जाएगा। देखो कौन सा एम वी डी वी वाला, ये एम वी डी वी को, ये एम वी डी वी है ना, माइनस माइनस वाले को एक तरफ किया है, सी स्क्वायर डी एम को इधर रहने दिया है, और ये दोनों माइनस वाले को उधर ट्रांसफर कर दिया है, उसके बाद फिर इसको पलट दिया है, तो क्या क्या बचा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, ट्रांसफर होने के बाद एम वी डी वी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डी एम हो जाएगा, और इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम आ जाएगा। आया ये, तो ये देखो हमको इसी की जरूरत थी ना, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम वी डी वी, समीकरण एक में हम यहीं पे तो अटके थे, इसी को निकालने के लिए हम ये वाला सूत्र यूज किए, फिर उसको आंशिक अवकलन करके ये फॉर्मूला प्राप्त किए। ठीक है, तो एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम समीकरण 3 से इसका मान समीकरण 1 में रखने पर तो तुम्हारा डी के कितना आ जाएगा, डी के इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तुमने क्या निकाली सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप ये है, तो सी स्क्वायर डी एम आ गया तुम्हारा, सी स्क्वायर डी एम आ गया। ठीक है, तो ये डी के की वैल्यू हो गई, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 2 3 और ये समीकरण 4, तो ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि है डी के। ठीक है, अब टोटल गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डी के से के निकालेंगे, के निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, m के सापेक्ष करना है तो m के सापेक्ष इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी, m के सापेक्ष क्या लगानी पड़ेगी, इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाया तो इसका d हट गया, तो देखो अब लिमिट कैसे पता चले, हम ये मान रहे हैं कि प्रारंभ में कण का वेग 0 था, पहले हम ये मान रहे हैं कि इस पर जब बल लगाए ना उसके पहले इसका वेग 0 था, और बल लगाने के बाद इसका वेग कितना हो गया, v हो गया, यहाँ लिखना है आगे, चूंकि कण का प्रारंभिक वेग 0 था, इसमें F बल लगाने पर इसका वेग v हो जाता है, वेग v हो जाता है, तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में इसका द्रव्यमान m0 था, और v वेग लगाने के बाद इसका द्रव्यमान बाद में जब वो v वेग से चलना चालू प्रारंभ कर देता है तो इसका वेग मान लेते हैं हम m हो जाते हैं, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग v, प्रारंभिक द्रव्यमान m0, अंतिम द्रव्यमान m, क्योंकि हम लोग को लिमिट m की लगानी है, क्योंकि यहाँ dm है ना, तो यहाँ पे m0 कर देना और ऊपर
एम कर दे रहा है। ओके, तो यहाँ इसको एक बार कॉपी कर लेना, क्योंकि इसका मैं मिटा रहा हूँ अभी इसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आ गया था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m0 टू m c स्क्वायर डी एम, है ना। अब देखो c स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, c स्क्वायर को बाहर निकाल देना, सी स्क्वायर को बाहर निकाल देना, अंदर 1 आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा, 1 का इंटीग्रेशन m के सापेक्ष करें तो m हो जाएगा। तो इसमें जब लिमिट लगाओगे तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा m माइनस m0 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप किए तो k इज इक्वल टू m माइनस m0 c स्क्वायर आ गया। ठीक है, k इज इक्वल टू m माइनस m0 c स्क्वायर आ गया। ये आपकी टोटल एनर्जी हो गई। क्या हो गई, आप लोग की टोटल एनर्जी हो गई। ठीक है, अब कण की, अब ये आपकी सॉरी टोटल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी, मिस्टेक हो गई यहाँ पे। k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है। अब हम जानते हैं कि जब कण विराम में था, स्थिर था, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, और स्थितिज ऊर्जा की सूत्र होता है m0 c स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है कि कण की विराम द्रव्यमान ऊर्जा, यानी जब वो विराम में था तब उसकी ऊर्जा कितनी थी, अर्थात उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, u से डिनोट किया मैं इसको, m0 c स्क्वायर थी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तुम लोग निकाले हो m माइनस m0 c स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा निकाले हो m0 c स्क्वायर। इसको अलग अलग करना तो m c स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है m c स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर, और बाद में आपका ये वाला आ रहा है m0 c स्क्वायर। कैंसिल आउट करना, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस m0 c स्क्वायर और माइनस m0 c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारा बचेगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यही है तुम्हारा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण। ऊर्जा है और द्रव्यमान है, इन दोनों के बीच संबंध बता रहा है। यानी E का निकालना है तो ये फार्मूला आएगा, और M का मान निकालना है तो हम M इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E बटे c स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, M का मान निकालने के लिए हम E बटे c स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी M अगर पता है तो E निकाल सकते हो, और E अगर पता है तो M निकाल सकते हो। यानी द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं बता रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में थोड़ी थ्योरी लिख देना, इससे स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। क्लियर, तो ये तुम्हारा हो गया द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण। ठीक, अब इसके आगे का एक थोड़ा और पॉइंट है, उसको इसके आगे कर लेते हैं। ठीक है, या इसको ना एक काम करते हैं, उसको बुक में करते हैं, बुक में फोकस करके मैं कैमरे को बता रहा हूँ। ठीक है, रोज ना हम लोगों का एक टॉपिक कंप्लीट करना है, क्योंकि हफ्ते भर हमारा कोचिंग ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो वो कंटिन्यूटी बरकरार रहे, इसलिए नोट कर लेना। अब देखो है ना, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करता है, वही द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण जो हम लोग पढ़े ना, उसी का एक हिस्सा है ये। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, आपेक्षिकीय ऊर्जा तथा आपेक्षिकीय संवेग के बीच संबंध। ई स्क्वायर इज माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c की पावर 4 होता है। ये ना फॉर्मूला है, यानी ये ना मान के चलिए इसको सिद्ध करना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे, LHS के मानों को रखेंगे और RHS प्राप्त करेंगे, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यानी किसके किसके बीच संबंध बताता है ये, ऊर्जा और संवेग, E और P के बीच संबंध बताने वाला समीकरण है। E स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c की पावर 4। ठीक है, तो तुम लोग सबसे पहले क्या ले लेना, LHS ले लेना। LHS में क्या है, E स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो E की वैल्यू कितनी होती है तुम लोग जानते हो, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। E इज इक्वल टू कितना होता है, एम सी स्क्वायर होता है। तो E की जगह एम सी स्क्वायर रख देना, पूरे का होल स्क्वायर कर देना, क्योंकि यहाँ पे E का स्क्वायर था। अब P स्क्वायर सी स्क्वायर, P की वैल्यू कितनी होती है, P इज इक्वल टू एम वी होता है ना। अब यहाँ पे P की मान निकालें तो देखो ऊपर P का मान निकाला है, P इज इक्वल टू एम वी होता है। तो M की जगह कितना लिख दोगे, M का मान कितना होता है, M इज इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। तो P इज इक्वल टू एम वी है ना, तो M की जगह पे m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कर देना, और इंटू में V कर देना, V लिखा हुआ है ना। यानी ये मान के चलो, ये द्रव्यमान का सूत्र होता है ना, पीछे पढ़े, ये संवेग का सूत्र होता है, और ये ऊर्जा का सूत्र होता है। बस इन्हीं को यूज़ करते हुए ये उसको हल कर रहा है। ठीक है, मैंने तीनों के मान दिए है। देखो M का मान इतना होता है, P का मान इतना होता है, और E का मान इतना होता है बताया। अब उसको LHS लिया और LHS को हल करते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे P स्क्वायर सी स्क्वायर था ना, तो P का मान अभी तुम लोग ऊपर निकाले, उसको पुट कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ एम सी स्क्वायर आ रहा है ना, तो M को फिर से m0 में कन्वर्ट कर देना। तो M की जगह रख देना m0 बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर कर देना। ठीक है, उसके बाद ये सी स्क्वायर था, पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, और इधर भी तुम्हारा जो आ रहा है ऊपर से वही चाहिए, तो पूरा टर्म है ना। अब देखो दो पद हैं और दोनों पद में
अंडर रूट बोलना चाहिए, दोनों ऊपर m0 कॉमन है, ठीक है, m0 कॉमन है, दोनों में वर्ग है तो m0 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। और नीचे क्या कॉमन है तुम्हारा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके पास भी है और इसके पास भी है, लेकिन दोनों का वर्ग है तो वर्ग का करके बाहर निकालोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि दोनों के नीचे में अंडर रूट कॉमन था और दोनों में वर्ग लगा हुआ था ब्रैकेट में, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर निकला। अब तुम लोग चाहो ना तो m0 को और c को ऊपर कॉमन निकाल सकते हो, एक ही लाइन में निकाल सकते हो, लेकिन ये अगली लाइन में निकाले। देखो पहले इसने हर को कॉमन निकाल दिया, अब अंदर देखो क्या बच रहा है m0 का वर्ग, इसमें वर्ग किए m0 का वर्ग और c की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या था तुम्हारा m0 का वर्ग v का वर्ग हो जाएगा और c का वर्ग हो जाएगा, क्लियर। अब ये क्या कर रहा है, दोनों के पास m0 का वर्ग तो है तो बाहर निकाल लिया, दोनों के पास c की घात 4 नहीं है तब भी वो c की घात 4 को कॉमन निकाला है, तो m0 स्क्वायर और c की पावर 4 को वो कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा 1 हो जाएगा क्योंकि पूरा कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ m0 स्क्वायर को कॉमन निकालता है तो v स्क्वायर c स्क्वायर बचता है, और लेकिन ये c की पावर 4 को कॉमन निकाल रहा है, लेकिन इसके पास कितना है c की पावर 2 है, तो बटे में हमको c स्क्वायर लगाना पड़ा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना समझ आ जाएगा। कुछ नहीं, पहले इसको कॉमन निकाला नीचे वाले को, फिर किसको कॉमन निकाला उसने m0 स्क्वायर c की पावर 4 को कॉमन निकाला, ये दिख रहा है ना, उसके बाद अंदर इतना बचा, क्लियर। अब देखो ये वाला टर्म कैंसिल और ये वाला टर्म कैंसिल, नीचे हर सेम आ रहा है, कितना आ रहा है m0 स्क्वायर c की पावर 4, यानी तुम लोग LHS लेके चले और RHS तुम्हारा कितना आया m0 स्क्वायर c की पावर 4, वही तुमको सिद्ध करना था, वही तुमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया, सीधा सिद्ध करने के लिए आता है ये, है ना। अब देखो यहाँ पे ये बता, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि e का वर्ग माइनस p का वर्ग c स्क्वायर की वैल्यू तुम इतना लाए हो, m0 क्या होती है कांस्टेंट होती है ना, c भी कांस्टेंट होती है, तो ये बोल रहा है कि हमेशा तुम किसी भी फ्रेम में इसका मान निकालो, किसी भी फ्रेम में तुम e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर का मान निकालो, हमेशा वो कांस्टेंट मिलेगा, यानी किसी भी फ्रेम में तुम इसका मान निकालो वो एक ही प्राप्त होगा। अगर एस फ्रेम में तुम्हारा इसकी वैल्यू 10 आ रही है तो एस डेस फ्रेम में भी इसकी वैल्यू 10 आएगी, क्योंकि इधर कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। यानी ये निश्चल रहती है, सभी फ्रेमों में ये निश्चल रहती है ना, कांस्टेंट रहती है, वही बोला जड़त्वीय फ्रेमों के लिए, सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों के लिए ये जो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की राशि है वो हमेशा निश्चल होती है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि अब आगे का तुम लोग कर लेना, एकदम इजी है। पिछले टॉपिक में ही जो हम लोग पढ़े ना कि द्रव्यमान m0 पे शून्य विराम ऊर्जा होती है E0, उसी का दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तुम लोग इसी के जस्ट आगे पढ़ते जाओ, समझ आते जाएगा। तो एक टॉपिक हम लोग का आज और कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक ना हम लोग आधा पहले पढ़ चुके थे, लेकिन आधा ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला बचा था, तो पीछे का भी मैं आज क्लियर कर दिया। रोज़ ना हम लोग एक टॉपिक अभी हफ्ते भर इसको चलाना ही है, ठीक है। इसको तुम लोग किसी के लिए भी शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग के आउट वालों के लिए भी तुम लोग शेयर कर सकते हो।